दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज फिर हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेकर आए हैं और उनको अपन सॉल्व करेंगे। आप सभी फटाफट से हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए। दोस्तों ये दिल्ली मेट्रो 2020 में जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें जो न्यूमेरिकल पूछे गए थे उन्हीं क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेकर हम आए हैं। यूपीपीसीएल एग्ज़ाम की दृष्टि से न्यूमेरिकल को सोल्व करना बहुत ज़रूरी है। 27 और 28 मार्च को होने वाले पेपर के लिए ये इम्पोर्टेंट रहेंगे। आप सभी फटाफट से जुड़ जाइए। ये हमारा आज का लाइव टेस्ट नंबर 29 है। आपको भी अपना आंसर करने का मौका मिलेगा। उत्तर करके अपने तैयारी का पता ज़रूर करें और कमेंट करके हमें स्कोर ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का मतलब है कि ये दिल्ली मेट्रो में आए हुए 10-10 क्वेश्चंस की हम सीरीज़ करवाते हैं, यानी ये 2 नंबर टेस्ट है। इसका मतलब 10 क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो के पहले हम करवा चुके हैं। 4 पेपर हुए थे, चारों पेपर में जितने न्यूमेरिकल आए हैं वो सभी आपको करवाए जाएंगे। सवाल नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है कि लेड एसिड बैटरी में कितने सेल श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं यदि बैटरी की धारिता यानी कैपेसिटी 100 AH और 12 वोल्ट हो। कर दीजिए फटाफट से अपना उत्तर। तब तक मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन करें। इस टेस्ट की PDF आपको वहां पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। चलिए दोस्तों सवाल पर चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, लेड एसिड सेल में 12 वोल्ट की बैटरी की बात की गई है। वैसे पूर्ण आवेशित लेड एसिड सेल की वोल्टेज 2.2 वोल्ट मानी जाती है और हाफ चार्ज जब हो तो लगभग 2 वोल्ट। सामान्यतः जब भी लेड एसिड को लेते हैं तो वोल्टेज को लगभग 2 वोल्ट के आसपास कंसीडर करते हैं। तो 12 वोल्ट की बैटरी 2 वोल्ट प्रति सेल बैटरी वोल्टेज है। इसका मतलब हमने श्रेणी क्रम में कितने सेल जोड़े होंगे? 6 सेल श्रेणी क्रम में जोड़े होंगे। क्वेश्चन का आंसर आपका सी है। आप में से जिसका भी उत्तर आया है सी बिल्कुल सही आंसर है। सवाल नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है। पेपर वालों ने उसमें 2 क्वेश्चन पूछे, लेकिन मैं आपसे यहाँ से 4 क्वेश्चन पूछूंगा दोस्तों, क्योंकि इसी समीकरण पर 4 क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए चारों इंपॉर्टेंट है। सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि एक अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म की वोल्टेज 50 sin 100t है। इसका आयाम और आवृत्ति यानी एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बताइए कितनी कितनी है। दोस्तों बड़ा सिंपल सा है, बहुत आसान है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने पहले बहुत बार आपको सोल्व करवाए हैं। कर दीजिए फटाफट से अपना उत्तर। साथियों याद रखना, साइन के पास लिखी गई वैल्यू हमेशा मैक्सिमम वोल्टेज होती है। एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम वोल्टेज को ही माना जाता है, यानी पीक फैक्टर, एम्पलीफिकेशन फैक्टर और क्रेस्ट फैक्टर तीनों एक ही बात होती है और इनकी वैल्यू 1.414 होती है, आप सभी जानते होंगे। यानी इस वेव फॉर्म में अगर आपसे ये पूछा जाए कि पीक वैल्यू कितनी है तो आंसर आएगा 50 वोल्ट। और इस सवाल में ये कहा गया कि एम्पलीट्यूड कितना है तो वो भी 50 वोल्ट ही है। अब आपकी स्क्रीन पर 50 वोल्ट का ऑप्शन ही एक है, कहीं पर कोई आपको डाउट रखना ही नहीं है। एक ही आंसर है डी ऑप्शन में। फिर भी हम दूसरे ऑप्शन की ओर चलते हैं। फ्रिक्वेंसी निकालना है दोस्तों। इस टी के पास जो वैल्यू लिखी होती है ये कहलाती है एंगुलर फ्रिक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी, यानी कोणीय वेग या कोणीय आवर्ती बोल सकते हो, जो ओमेगा से दर्शाई जाती है और इसका मान 2πf के बराबर होता है। किसके? 2πf के। जब f की वैल्यू निकालेंगे तो 2π से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जब आप 100 को 2 × 3.14 यानी 6.28 से भाग करेंगे दोस्तों तो आपका आंसर आएगा 15.9 हर्ट्ज। इसलिए हम डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आप सभी का यहाँ पर डी उत्तर बिल्कुल सही है। अब चलता हूँ मैं दूसरे 2 क्वेश्चन की ओर, जो क्या है दोस्तों, वो जो 2 सवाल और थे वो है कि अगर आपसे यहाँ पूछ लिया जाए कि बताइए RMS वोल्टेज कितनी है वेव की, तो शिखर मान कितना है? 50 वोल्ट। इसको 0.707 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा RMS मान। दूसरा जो सवाल यानी वैसे चौथा सवाल वो ये है कि डायरेक्ट आपसे ये पूछ सकते हैं कि इस वेव का बताइए समय अंतराल कितना होगा। तो देखिए अभी आपने फ्रीक्वेंसी निकाली थी ना यहाँ से,
तो फिर टाइम के लिए जस्ट अपोजिट कर दिया करो। 2π/ω जो है ना वो टाइम के लिए फॉर्मूला है, तो ओमेगा का मान दिया हुआ है 2π हम जानते हैं, तो उससे आपका टाइम भी आ जाएगा। यानी इन चारों क्वेश्चन को आप याद रखें। अभी के लिए आपका उत्तर डी रहेगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। लेप संयोजन वाले एक 4 पोल शंट जनरेटर में फील्ड और आर्मेचर का प्रतिरोध क्रमशः 50 ओम और 0.1 ओम है। इसमें 100 वोल्ट 40 वाट के 60 लैंप को सप्लाई दी गई है। आर्मेचर धारा का मान बताइए। कर दीजिए दोस्तों फटाफट से, तब तक मैं आप सभी से पुनः निवेदन करूंगा, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। करिए दोस्तों फटाफट से अपना सवाल। देखो भाई, शंट जनरेटर में आर्मेचर धारा के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे? लोड करंट प्लस शंट फील्ड करंट, राइट। अब यहाँ पर आपको ना तो स्पष्ट लोड करंट दी गई है और ना ही शंट फील्ड करंट दी गई है। दोस्तों ध्यान से समझना, लोड करंट नहीं दिया गया लेकिन लोड दिया गया है। शंट फील्ड करंट नहीं दी गई, जबकि V/RSH ये दोनों मान आपके पास है, तो यही हमें करना होगा। देखिए दोस्तों, 100 वोल्ट 40 वाट का एक लैंप है, तो लैंप की करंट निकाल दीजिए। I = P/V से 40 वाट बटे 100 वोल्ट, ये एक लैंप की धारा आ जाएगी ना। ऐसे 60 लैंप है तो इसको 60 से मल्टीप्लाई और कर दीजिए। क्या करना है? एक लैंप की करंट कैलकुलेट कर ली, 60 लैंप लोड है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आएगा 24 एम्पियर। साथियों लोड करंट कितना आ गया? 24 एम्पियर। तो अब निकाल दीजिए फील्ड करंट। फील्ड करंट के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा? वोल्टेज बटे शंट फील्ड का रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितनी है? प्रत्येक लैंप को 100 वोल्ट मिल रही थी, तो फील्ड को भी कितना मिलेगा? 100 वोल्ट। फील्ड का रेजिस्टेंस 50 ओम है, आप देख रहे हैं फील्ड की करंट कितनी आई? 2 एम्पियर। 24 + 2, आंसर आ जाएगा 26 एम्पियर। आप सभी का यहाँ पर बी उत्तर रहेगा। ठीक है, अच्छा सवाल है, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, बाद में कर लेना, लेकिन मिलान जरूर करना। अच्छा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। ये बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। अगला 14वां सवाल बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जितनी देर में लाइक का बटन दबाते हो उतनी देर में इसका आंसर भी हो जाएगा, इसलिए निवेदन, आंसर करके लाइक वाला बटन जरूर दबा देना। देखो, सिंगल फेज एसी परिपथ है तो P = VI cos φ का फॉर्मूला लगाएंगे। सवाल पढ़ लिया होगा ना आपने, या हटाऊँ स्क्रीन से? चलो पढ़ो। सवाल कहता है कि 200 वोल्ट दिया गया, 10 एम्पियर की लीडिंग करंट प्रवाहित हुई, 1000 वाट का पावर कंजप्शन हुआ, पावर फैक्टर बताइए। ठीक है, साधारण सा ही है ना। VI cos φ करना है। पावर 1000, वोल्टेज 200, करंट 10 एम्पियर, cos φ निकालना है। यानी 200 × 10 करोगे तो 2000 हो गया ना। 1000/2000 करोगे तो उत्तर आएगा 0.5। अब 0.5 के दो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन करंट जब अग्रगामी है तो पावर फैक्टर भी अग्रगामी ही कहलाएगा। 0.5 लीडिंग पावर फैक्टर आप सभी का यहाँ पर उत्तर रहेगा। ए ऑप्शन जिसने भी किया है बिल्कुल सही उत्तर है आपका यहाँ पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। भाई इसमें तो कहीं कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत आसान सा है। कहते हैं कि 50 हर्ट्ज और 2 पोल का इंडक्शन मोटर है, पूर्ण भार पर 5% स्लिप के साथ परिचालित है, इसकी सिंक्रोनस गति बताइए। देखो स्लिप का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है, भूल ही जाओ। सिंक्रोनस गति ज्ञात करनी है, पोल और फ्रिक्वेंसी दोनों दे रखी है। 2 पोल और 50 हर्ट्ज की मोटर 3000 RPM पर चलती है, शायद ही किसी को कैलकुलेट करने की ज़रूरत हो। गति बराबर क्या फॉर्मूला है? फ्रिक्वेंसी × 120/पोल, राइट। सबको आता है ना। 3000 RPM उत्तर हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही उत्तर रहेगा यहाँ पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि RL सीरीज सर्किट में 6 ओम का प्रतिरोध, 8 ओम का इंडक्टिव रिएक्टेंस है। 200 वोल्ट आरोपित करने पर सक्रिय और प्रतिघाती शक्ति यानी एक्टिव और रिएक्टिव पावर कैलकुलेट करनी है। साथियों दिल्ली मेट्रो 2020 में आए हुए क्वेश्चन है ये। कल भी कुछ आपके दोस्तों के कमेंट आए थे कि लेवल थोड़ा सा और बढ़ाइए, तो ये पेपर में आए हुए सवाल हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं, इसलिए जिस तरह के क्वेश्चन आए उसी तरह के हम इसमें डाल रहे हैं। कोई अपनी तरफ से अभी तैयार नहीं किए हैं क्वेश्चन। जब भी न्यूमेरिकल अलग से क्लासेज होगी तो आपको टॉप लेवल के न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, इसका सवाल हल करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा भाई। कैसे? वास्तविक शक्ति के लिए आपको VI cos φ करना होगा,
प्रतिघाती शक्ति के लिए आपको वी आई साइन फाई करना होगा। कोस फाई आर बटे जेड से आएगा, साइन फाई एक्स एल बटे जेड से आएगा। इसका मतलब हमें जेड चाहिए दोस्तों। अगर जेड की मैं बात करूं तो सीरीज आरएल सर्किट में जेड जो होता है वो आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल स्क्वेयर और दोनों के अंडर से निकलता है। 6 ओम का स्क्वायर करोगे 36, 8 का स्क्वायर करोगे 64, दोनों को जोड़ोगे तो 100, 100 का अंडर निकालोगे तो 10 ओम आएगा। दोस्तों इम्पीडेंस जब 10 ओम आ गया तो कोस फाई का मान आर बटे जेड और साइन फाई का मान एक्स एल बटे जेड, उत्तर आ जाएगा क्रम से 0.6 और 0.8। अब कर दीजिए भाई वी आई कोस फाई, तो 200 इंटू धारा तो निकाली नहीं है अपन ने, करंट कैलकुलेट करो भाई, तो आई बराबर वी बटे जेड का फॉर्मूला लगाना होगा। 200 वोल्ट है, जेड इम्पीडेंस 10 ओम आया, आपने कैलकुलेट करी थी, 20 एम्पियर करंट आ गई। तो वी आई कोस फाई 200 इंटू 20 इंटू 0.6, वी आई साइन फाई 200 इंटू 20 इंटू 0.8 कर दोगे ना कैलकुलेशन भाई, मिलान कर लेना। उत्तर अपना यहाँ पर डी बनेगा 2400 वाट 3200 VAR। अगर किलोवाट और KVR में करोगे तो 2.4 किलोवाट और 3.2 kVAR। उम्मीद करूँगा सभी को क्वेश्चन समझ में आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कवर जरूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। जो भी बाद में जुड़े हैं सभी से निवेदन रहेगा। सवाल नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि मूविंग कॉयल और मूविंग आयरन प्रकार के एमीटर दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और ये हाफ वेव डायोड वाले रेक्टिफायर के साथ आउटपुट में जुड़े हुए हैं। मूविंग आयरन प्रकार का एमीटर 5 एम्पीयर रीडिंग देता है, तो मूविंग कॉयल प्रकार का मीटर कितनी रीडिंग देगा। दोस्तों ध्यान से समझना यहाँ पर क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा। आमतौर पर PMMC मीटर जो होता है वो DC नापने के लिए काम में लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने इसको किससे जोड़ दिया दोस्तों, पल्सेटिंग DC से। साथियों याद रखना, जब भी पल्सेटिंग DC के लिए ये मापन करेगा तो फिर ये हमेशा औसत वैल्यू को दर्शाता है। मूविंग आयरन प्रकार का मीटर RMS मान को, जबकि PMMC मीटर यदि पल्सेटिंग DC से जुड़ा है तो वो औसत मान को दर्शाता है। तो आपको इस 5 एम्पीयर करंट का क्या करना है, औसत मान निकालना है, यानी 0.636 से इसको मल्टीप्लाई करना है। आपका आंसर आएगा दोस्तों 3.18 एम्पियर। हम इसमें सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। 3.18 एम्पियर जो है वो मूविंग कॉइल मीटर की रीडिंग होगी। अच्छा क्वेश्चन है, दिल्ली मेट्रो 2020 एग्जाम में पूछा गया था। मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं। सवाल नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। 1 mm लंबाई वाले चुंबकीय परिपथ में 400 एम्पियर टर्न प्रति मीटर चुंबकीय बल है। कॉइल में 16 टर्न है, तो इस आवश्यक बल के लिए धारा का मान कितना होगा। दोस्तों क्वेश्चन बड़ा है, वक्त दीजिए क्वेश्चन को, पूरा समझिए, लेकिन करना ज़रूर है, क्योंकि मेट्रो ने इस तरह के क्वेश्चन दिए हैं तो सोल्व करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आपने देखा UPPCL में भी हायर लेवल के न्यूमेरिकल इस बार पूछे जा रहे हैं, तो इसी तरह की लैंग्वेज वहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। सवाल क्या कहता है, ध्यान से समझ लो। सबसे पहले देखो 40 टर्न है ना, 40 का इसमें भाग दे दो, कितना उत्तर आया 10। टर्न को हटा दो, एम्पियर प्रति मीटर हो गया भाई, 10 एम्पियर प्रति मीटर। सीधी सी बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। प्रति मीटर का मतलब क्या होता है, 1 मीटर। यानी अगर चुंबकीय परिपथ की लंबाई 1 मीटर होती तो धारा की जरूरत कितनी होती, 10 एम्पियर की। लेकिन हमारा तो 1 मिलीमीटर ही है भाई, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। इसका मतलब 1 मीटर जो है इसमें 1000 mm होते हैं। समझ रहे हो दोस्तों। तो 1000 mm के लिए हमें 10 एम्पियर की ज़रूरत है, तो 1 mm के लिए कितने की हो जाएगी भाई, 10/1000। और 10 में 1000 का भाग देने का मतलब है 10 मिली एम्पियर। बोलें तो सी उत्तर अपना सही रहेगा। 10 मिली एम्पियर करंट की हमें रिक्वायरमेंट होगी, इसके लिए मात्र 1 mm लंबाई में। सी उत्तर आपका यहाँ पर सही रहे। स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, बाद में हल ज़रूर कर लेना इसको। सी उत्तर सही है, ठीक है। और नहीं समझ में आए तो कमेंट करना, एक बार फिर बता दूंगा।
अगला सवाल कि दिए गए परिपथ में 10 ओम के प्रतिरोध में 1 सेकंड में 10 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, 1 सेकंड में 3 ओम के प्रतिरोध में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। ये आपकी स्क्रीन पर है डायग्राम। देखो ये 10 ओम वाला है ना, इसमें 10 जूल की ऊष्मा 1 सेकंड के समय में, या 3 ओम वाले में 1 सेकंड में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी भाई। H बराबर I²RT फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, बहुत साधारण सा है। तो सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि ये जो 10 ओम है तो इस भुजा का प्रतिरोध 5 ओम बन रहा है, राइट। धारा जितनी 10 एम्पियर वाले में से जा रही है, इस भुजा में धारा दोगुनी जाएगी। हमें यहाँ करंट ही तो चाहिए ना 3 ओम वाले की निकालने के लिए। भाई हमें करना क्या है, ये चीज़ तो देखनी पड़ेगी ना। H बराबर क्या करना है, I²RT करना है हमें। तो R और T तो दे दिया, लेकिन धारा नहीं है ना, हमें 3 ओम वाले की करंट चाहिए। यदि 10 ओम वाले की करंट हमें पता लग जाएगी तो 3 ओम वाले की करंट उसकी दोगुनी होगी। निकालो भाई सबसे पहले H बराबर I²RT। देखो प्रतिरोध 10 ओम है, टाइम 1 सेकंड का है, 10 जूल की ऊष्मा उत्पन्न होती है। I² बराबर 1 है यार, 1 का अंडर रूट निकालोगे तो 1, मतलब इसमें 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ कितनी 2 एम्पियर। अब कर दीजिए भाई इसका आंसर फटाफट से। 2 एम्पियर धारा का वर्ग करेंगे 4, 3 ओम का प्रतिरोध, 1 सेकंड का समय, यानी 12 जूल की ऊष्मा उत्पन्न होगी। आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। फिर भी नहीं समझ में आए तो दोबारा करवा दूंगा, एक बार नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगला 20वां सवाल, यानी आज का 10वां और लास्ट सवाल। फिर अगली सीरीज में होंगे हमारे 10 क्वेश्चन। बिना फीडबैक के करंट गेन का मान 400 है। 0.01 के नेगेटिव फीडबैक के साथ करंट अटेन्यूएशन के साथ इसकी प्रभावी करंट गेन कितनी होगी। देखिए दोस्तों, फीडबैक के साथ जब आपको करंट गेन कैलकुलेट करनी हो तो फॉर्मूला होता है AF बराबर, यानी फीडबैक के साथ गेन बराबर बिना फीडबैक के गेन बटे 1 + A इंटू बीटा, यानी बिना फीडबैक के गेन इंटू फीडबैक फैक्टर। इस फॉर्मूले को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं पर लिख लीजिए दोस्तों, अच्छा सवाल है, तभी आप कर पाओगे, तभी आपको समझ में आएगा। देखो बिना फीडबैक के गेन कितनी है 400, 1 + 400 इंटू फीडबैक फैक्टर कितना है 0.01, राइट। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 4, 4 को 1 में जोड़ोगे तो 5, यानी 400/5 करना है। आपका उत्तर आएगा 80 दोस्तों। बी उत्तर अपना बिल्कुल यहाँ पर सही रहेगा कि फीडबैक फैक्टर 0.01 के साथ इसकी जो गेन है वो कितनी होगी 80 होगी। हमें यहाँ पर बी उत्तर सही करना है। बस दोस्तों यही थे आज के 20 क्वेश्चन। क्वेश्चन पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके आपका स्कोर हमें ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ट्विटर और इंस्टा पर मुझे फॉलो ज़रूर करें।